कहते हैं हर सन्नाटे के पीछे एक आवाज छिपी होती है, वो आवाज जो कभी किसी ने सुनी नहीं, पर जिसने सुनी वो फिर कभी लौट नहीं पाया। हम खोलने जा रहे हैं वो दरवाजा जो सालों से बंद था और जिसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सन्नाटा बोलेगा। अमावस की रात थी और आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। गांव शिवगढ़ के बाहर, जहां घने जंगल शुरू होते थे, वहां सदियों पुरानी लाल हवेली एक काली परछाई की तरह खड़ी थी। हवेली का नाम लाल इसलिए था क्योंकि उसकी ईंटों का रंग समय के साथ गहरा मरून लाल हो गया था, या शायद उन भयानक अफवाहों के कारण जो उसके बारे में थीं। वीरेंद्र, आर्यन, मीरा और समीर, 4 जिगरी दोस्त, हवेली के विशाल जंग लगे लोहे के गेट के सामने खड़े थे। यह उनकी आपसी शर्त थी, पूरी रात हवेली के अंदर बिताना और सुबह जिंदा वापस आना। साथ में सबूत के तौर पर हवेली की सबसे डरावनी चीज की एक तस्वीर लाना। जो हारता वह अगले साल की कॉलेज फीस भरेगा। वीरेंद्र, वह जो चुनौती लाया था, जेब से टॉर्च निकालते हुए बोला, कोई पीछे नहीं हटेगा। आर्यन, तुम्हारी तो बड़ी बड़ी बातें थीं। आर्यन, दिखावटी बहादुर, की आवाज में हल्का कंपन था। मैं पीछे नहीं हट रहा, बस ये सोच रहा हूं कि क्यों ना हम वापस जाकर ताश खेलें। ये सब बकवास है। मीरा, समझदार पर जिज्ञासु, ने आर्यन को कोहनी मारी। शर्त लगा चुके हो दोस्त? और तुम वीरेंद्र, तुम जानते हो कि इस जगह को लेकर क्या कहानियां हैं। समीर, शांत और तर्कवादी, ने हवा में फैली सीलन और पुरानी चीजों की गंध को महसूस किया। कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं। चलो जल्दी से तस्वीर लेते हैं और निकलते हैं। उसने हिम्मत करके भारी दरवाजे को धक्का दिया। एक लंबी, कर्कश, चीख जैसी आवाज के साथ दरवाजा खुला। ऐसा लगा जैसे हवेली ने गहरी सांस ली हो। जैसे ही वे अंदर घुसे, गहरी दम घोंटने वाली खामोशी ने उन्हें घेर लिया। वीरेंद्र की टॉर्च की पतली रोशनी धूल भरे हॉल पर पड़ी। चारों ओर मकड़ी के जाले थे और हवा में अजीबोगरीब ठंडी थी, मानो वे किसी फ्रीजर में आ गए हों। हॉल के बीचों बीच एक विशाल घुमावदार सीढ़ी थी जो ऊपर अंधेरे में खो गई थी। समीर ने हवेली के इतिहास को याद करने की कोशिश की। गांव वाले कहते हैं कि यह हवेली 19वीं सदी में राय बहादुर ज्ञान सिंह ने बनवाई थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रूहानी था। ज्ञान सिंह की पत्नी बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। रूहानी, वह गुड़ियों की दीवानी थी। आर्यन ने घबराकर चारों ओर देखा। मुझे ज्ञान सिंह या उसकी रूहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आओ जल्दी से कुछ डरावना खोजते हैं और चलते हैं। वे हॉल से जुड़े एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। कमरा अस्त व्यस्त था। पुराने फटे हुए मखमल के सोफे, टूटी हुई कुर्सियां और जमीन पर बिखरी हुई किताबें। कोने में एक टूटा हुआ प्राचीन दर्पण पड़ा था। मीरा जैसे ही दर्पण के पास से गुजरी, उसके कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या हुआ? वीरेंद्र की आवाज कांप रही थी। मुझे लगा किसी ने फुसफुसाया मेरे कान में। मीरा ने कांपते हाथों से अपना गला पकड़ा। आर्यन ने टॉर्च उठाई और कमरे में तेजी से घुमाई। वहां कोई नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। तभी समीर की टॉर्च की रोशनी एक चीज पर टिकी। दीवार पर एक बड़ी धुंधली पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में एक खूबसूरत औरत थी जिसकी आंखें अजीब सी उदासी से भरी थीं। उसके बगल में एक छोटी लड़की खड़ी थी जिसने अपने हाथों में खून से सनी हुई एक गुड़िया पकड़ रखी थी। यह रूहानी और उसकी मां की पेंटिंग थी। समीर ने अचानक नीचे जमीन पर पड़े धूल को देखा। वहां 4 पैरों के निशान बने थे जो किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। वे छोटे थे, गोल थे और किसी गुड़िया के पैरों जैसे लग रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी दर्द भरी और अमानवीय थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने किसी छोटी सी जान को तड़पाया हो। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया।
चलो यार, अब बहुत हो गया। मैं शर्त हारने को तैयार हूं। वीरेंद्र, जिसने यह चुनौती दी थी, अब सबसे ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, हमें यह पता लगाना होगा, यह आवाज कहां से आ रही है। मीरा ने गुस्से से वीरेंद्र का हाथ पकड़ा। तुम्हें लगता है यह कहानी है? यह कोई फिल्म नहीं है। यहां कुछ गलत है। रोने की आवाज अब तेजी से सीढ़ियों के नीचे आ रही थी। आवाज के साथ साथ उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो। समीर ने अपनी टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर निशाना साधा। सीढ़ियों पर उन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने देखा कि हर दूसरी पायदान पर छोटी छोटी टूटी हुई अधजली गुड़ियाएं पड़ी थीं। किसी की आंखें निकली हुई थीं, किसी का सिर फटा हुआ था और कुछ गुड़ियों से ताज़ा खून टपक रहा था। गुड़ियाएं, समीर फुसफुसाया, रूहानी की गुड़ियाएं। तभी गुड़ियों के बीच से एक काली लंबी परछाई तेजी से गुजरी। वह परछाई उनके ऊपर से गुजरी और दूसरे कमरे की ओर चली गई। हॉल का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरे कमरे में केवल वीरेंद्र की टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी बची थी, जो जल्द ही बुझने वाली थी। मीरा डर से चीख पड़ी और समीर से चिपक गई। आर्यन कोने में सिमट गया, अपने कान बंद कर लिए। पूरे कमरे में एक ठंडी, बर्फीली और घूरती हुई हंसी गूंजने लगी। यह एक औरत की हंसी थी, गहरी, खंखार और पागलपन से भरी हुई। हंसी के बीच से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तुम भी मेरी गुड़िया बनने आए हो। वीरेंद्र ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। उसे सबूत चाहिए था। डर पर काबू पाकर उसने फ्लैश ऑन किया और सीढ़ियों की ओर निशाना साधा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्द ही सन्नाटा फाइल इसका दूसरा और लास्ट भाग लाएंगे। और अगर आपका दिल मजबूत है तो सन्नाटा फाइल को सब्सक्राइब करें और